हेलो बच्चों, मेरा नाम मयंक है और आज मैं आपके सामने एक नया चैप्टर लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो आज इस चैप्टर के अंदर हम क्या कवर कर लेंगे? हम कुछ हिस्टोरिकल मॉडल्स कवर कर लेंगे, जैसे मेंडलीव का मॉडल है, डॉब्रिने ट्राइड्स है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है, और उसके साथ साथ हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को भी इंट्रोड्यूस कर देंगे। चलिए, बिफोर आई टॉक अबाउट दिस चैप्टर, मैं आपसे एक जनरल सवाल पूछता हूं। मेरे पास ना 12 किताबें, आई हैव 12 बुक्स। हाउ मेनी बुक्स? 12 बुक्स। ओके, एक बुक है 17th सेंचुरी की इंडियन हिस्ट्री। ऐसे कुछ रैंडम चीजें बता रहा हूं। एक 17th सेंचुरी की इंडियन हिस्ट्री, एक 18th सेंचुरी की इंडियन हिस्ट्री, 19th सेंचुरी की इंडियन हिस्ट्री। ये 3 किताबें ये हो गई। फिर से 17th, 18th, 19th सेंचुरी की मेरे पास, मान लेते हैं, अमेरिकन हिस्ट्री की किताबें हैं। मैं बिल्कुल हिस्ट्री बफ हूं, ऐसे समझ लो। अमेरिकन हिस्ट्री की किताबें हैं। फिर दोबारा से 17th, 18th, 19th सेंचुरी की, लो जी, चाइनीज हिस्ट्री भी हमारे पास, कमी नहीं है हिस्ट्री की। फिर 17th, 18th, 19th सेंचुरी की रशियन हिस्ट्री भी है। लो जी, सारे इकट्ठे हो गए हैं, रशियन हिस्ट्री भी है। तो मेरे पास कुल अगर आप देखोगे 12 किताबें हैं, और 12 किताबों का ना झुंड बना हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि अगर मुझे इसमें से कोई एक किताब ढूंढनी होगी, सबके कवर एक जैसे हैं, तो अगर मुझे इनकी एक किताब ढूंढनी होगी तो कितना मुश्किल हो जाएगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट? सब एग्री करते हैं? तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज अ नीड फॉर क्लासिफिकेशन। मुझे कुछ ऐसी चीज करनी चाहिए जिससे मेरी लाइफ आसान हो जाए। मैं क्या करता हूं, मैं इनको शेल्फ्स पे अरेंज करता हूं, एक जनरल एल्गोरिदम लगाता हूं। कैसा होता है वो जनरल एल्गोरिदम? मैं ऊपर लिखता हूं, ये है इंडियन हिस्ट्री, ये है चाइनीज हिस्ट्री, ये अमेरिकन हिस्ट्री, ये रशियन हिस्ट्री, ये 17th सेंचुरी, ये 18th सेंचुरी, ये 19th सेंचुरी। यहां पे जो बुक पड़ी होगी ये इंडियन हिस्ट्री की 17th सेंचुरी की बुक होगी। यहां पे जो बुक होगी वो इंडियन की 18th, यहां पे इंडियन की 19th। सिमिलरली चाइना की 17th यहां पे पड़ी होगी। ऐसे कर करके मैं 12 किताबों को अरेंज कर लूंगा। बात समझ आ रही है? अरेंजमेंट हो गया है। इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हो गई है। अब देखो, अगर मुझे अभी 17th सेंचुरी की अमेरिकन हिस्ट्री की किताब चाहिए तो मैं सीधे सीधे इस किताब को पकड़ लूंगा, 17 हिस्ट्री अमेरिकन। ठीक है? तो ऐसे ही एक बेसिक एल्गोरिदम सोचा जा सकता है किसी भी चीज को क्लासिफाई करने के लिए। अच्छा, कुछ सिमिलैरिटीज अब आपको दिख रही होंगी। आप इसको, जो वर्टिकल है, इनको मैं ग्रुप्स बोलता हूं, और हॉरिजॉन्टल्स को मैं पीरियड्स बोलता हूं। क्या बोलता हूं? पीरियड्स। ऐसे ही एक जनरल वर्ड्स यूज कर लिए। हॉरिजॉन्टल वालों को पीरियड्स बोल दिया, वर्टिकल वालों को ग्रुप्स बोल दिया। ग्रुप्स में क्या सिमिलैरिटी है कि सारी की सारी किताबें इंडियन हिस्ट्री की मिलेंगी। ये चीज समझ आ रही है? सारी की सारी किताबें देखो चाइनीज हिस्ट्री की मिल रही हैं, या सारी की सारी किताबें रशियन हिस्ट्री की मिल रही हैं। तो ग्रुप्स में जो कॉमन चीज है दैट इज कंट्री, एंड पीरियड्स में कॉमन चीज कौन सी हो गई? सेंचुरी वाइज। किसी को सेंचुरी वाइज सब कुछ स्टडी करना है। मुझे स्टडी करना है 17th सेंचुरी में क्या क्या हिस्ट्री चली थी, तो मैं ये किताबें उठा लूंगा 17th सेंचुरी की, ये 4 किताबें। तो देयर इज सम सिमिलैरिटीज अलोंग द ग्रुप्स आल्सो, एंड देयर इज सम सिमिलैरिटीज अलोंग द पीरियड्स आल्सो। सो गाइस, हमारे पास 12 किताबें थी। 12 किताबों को एनालाइज करने में हमने इतना दिमाग लगा दिया। आपको पता है हमारे पास एलिमेंट्स कितने होते हैं? हाउ मेनी एलिमेंट्स डू वी हैव? देयर आर 118 एलिमेंट्स। वी हैव 118 एलिमेंट्स। सच अ ह्यूज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में कहीं पे सिमिलैरिटीज हैं, कहीं पे वो एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है? इनको स्टडी करने के लिए डू यू थिंक हम रैंडमली स्टडी करें तो बेटर है, या फिर इस तरीके से जैसे हमने 12 किताबों को अरेंज किया वैसे इन 118 एलिमेंट्स को अरेंज करें तो बेटर है? ऑब्वियसली द लेटर वन। आप चाहते हो, देयर इज अ नीड फॉर क्लासिफिकेशन, कि अगर हमें इन 118 एलिमेंट्स को इफेक्टिवली स्टडी करना है तो हमें इनको इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कैटेगराइज करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? देयर इज अ नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकॉज ऑफ सच अ ह्यूज नंबर। ठीक है? देयर इज अ नीड फॉर
classification in order to analyze these elements in a better way. ठीक है, तो बेसिकली फंडा बस ये है कि आपके पास 118 एलिमेंट्स हैं और आपको कैटेगराइज करना है. देखो, अगर हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री की यहां पे बात करूं, हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री से मेरा मतलब है कि अगर आप ये सोचो कि मुझे इन 18th सेंचुरी मेरे पास कितने एलिमेंट्स थे, तब 118 एलिमेंट नहीं थे. ठीक है, तब मेरे पास थोड़े कम एलिमेंट्स थे. टाइम के साथ एलिमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं. तो स्टार्टिंग में जब हमारे पास कम एलिमेंट्स थे तो लोगों ने जो मॉडल्स बनाए वो कम एलिमेंट्स पे ठीक बैठ रहे थे. लेकिन जब हमारे पास टाइम के साथ एलिमेंट्स बढ़ते गए, इंक्रीज होते गए, तब हमें और नए नए मॉडल्स की जरूरत पड़ी. बिकॉज नए जो एलिमेंट्स खोजे जा रहे थे ना, वो पुराने एलिमेंट्स पुराने मॉडल्स में फिट ही नहीं आ रहे थे. तो आजकल जो मॉडल फॉलो होता है, जौन सा पीरियोडिक टेबल फॉलो होता है, जौन से जनरली हमारे स्टडी टेबल के सामने चिपका होता है, वो कौन सा है? दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो देयर इज अ वे जिससे हम हिस्ट्री से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक जाएंगे. ठीक है, मतलब कुछ पुरानी बातें पढ़ेंगे और कुछ नई बातें समझने की कोशिश करेंगे. तो आइए साथ में स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला मॉडल कौन सा है? सबसे पहला मॉडल दैट इज डॉब्रिनेयर्स ट्राइड्स. डॉब्रिनेयर ट्राइड्स ये हैं आपके सामने. ठीक है, मैंने कुछ ट्राइड्स यहाँ पे लिख रखे हैं, फोटो लगा रखी है. तो सबसे पहले तो मैं बताया तो डॉब्रिनेयर एक जर्मन साइंटिस्ट था. ठीक है, उसने कुछ ट्राइड्स आइडेंटिफाई किए. ट्राइड्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स. ट्राइड्स का मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्राइड? इट इज अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स. ठीक है, तो पहले एक दो बातें लिख लेते हैं इसके ऊपर, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे. ही आइडेंटिफाइड, डॉब्रिनेयर था जो उसने आइडेंटिफाई किए, ही आइडेंटिफाइड ट्राइड्स ऑफ एलिमेंट्स. ट्राइड्स ऑफ एलिमेंट्स, ट्राइड्स ऑफ एलिमेंट्स मतलब 3 का ग्रुप आइडेंटिफाई किया. जैसे उसने नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ये एक 3 का ग्रुप आइडेंटिफाई किया. जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये 3 का ग्रुप आइडेंटिफाई किया. जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 3 का ग्रुप आइडेंटिफाई किया. उसने 3 का ग्रुप आइडेंटिफाई किया विच हैव आइडेंटिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो उसने बस ये देखा कि उसके आसपास कितने एलिमेंट्स हैं, उसमें से उसने 3 के ग्रुप बनाने शुरू कर दिया. और 3 के ग्रुप किस बेसिस पे बनाए? ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज इन प्रॉपर्टीज. जैसे हमने भी तो यही किया था. अगर आप ऐसे सोचोगे, हमने 3 के ग्रुप ही तो बनाए थे किताबों के. ये जो वर्टिकल ग्रुप्स दिख रहे हैं, ये 3 का ही तो ग्रुप है. तीनों में क्या सिमिलैरिटी है? इंडियन है. तीनों में क्या सिमिलैरिटी है? चाइनीज है, अमेरिकन है, रशियन है. ऐसे हमने भी तो ग्रुप्स बनाए थे. तो ऐसे ही इसने भी काम किया. इसने सोचा कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी सेम है, उसने आइडेंटिफाई की और 3 के ग्रुप बनाने शुरू कर दिए. ठीक है, और वो ग्रुप्स आपको ऊपर लिखे हुए दिख रहे हैं, तो परेशानी नहीं होगी, है ना. एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन से डॉब्रिनेयर्स के ट्राइड्स हैं. तो ये 3 ट्राइड्स आपके सामने हैं. ठीक है, अच्छा. द एटॉमिक वेट, ही नोटिस्ड that the atomic weight of the middle element, जो middle element का atomic weight है, is average of the other two. Other 2 elements. अप्रोक्सीमेटली उसने ये नोटिस किया कि यार जो सेंटर वाला एलिमेंट होता ना, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक में सेंट्रल वाला इज फॉस्फोरस, राइट. नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के नाइट्रोजन और आर्सेनिक का वेट ऐड करो, 75 + 4 कितना होता है? 79 + 10 कितना होता है?
इट्स अप्रॉक्सीमेटली 89 है ना, और उसका एवरेज बीच वाला आ रहा है। तो यहाँ पे तो इतने अच्छे से ट्रू नहीं हुआ, वैसे वैसे कहीं कहीं ट्रू होगा ये, है ना। जैसे यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, राइट वाले में चेक करोगे 35.5 126 है ना, 150 के आसपास, 160 के आसपास बन रहा है, और बीच वाले में 80 आ रहा है। तो ऑब्वियसली बीच वाले का वेट अप्रॉक्सीमेटली ऊपर और नीचे का क्या है, एवरेज। पहले वाले में ऐसा नहीं दिख रहा, बट लास्ट वाले में ऐसा दिख रहा है। बात समझ आ रही है? आई होप इट इज ओके। इवन कि इसमें भी अगर आप चेक करोगे, ग्रुप बी में भी चेक करोगे, ऊपर वाले का 40, इसका 130 140 के आसपास मान लो, तो ये 180 बन गया है। तो 180 डिवाइडेड बाई 2 इज बेसिकली 90। तो बीच वाले का 90 के आसपास का ही कुछ आ रहा है नंबर। तो बस मेरा पॉइंट ये है, बस तुक्केबाजी चल रही है ना, जुगाड़बाजी चल रही है ना, बहुत तगड़ी कोई थ्योरी इन्वॉल्व नहीं है अभी। ठीक है, उन्होंने बस 3-3 के ट्रायड बनाए, और किसके बेसिस पे बनाए, सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे बनाए, और फिर देखा कि बीच वाले का जो है, ऊपर दोनों, ऊपर वाला नीचे वाले को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करो तो बीच वाले का मास आ जाता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, तालियां, है ना। बस ये चीज चल रही है, बहुत ज्यादा कोई थ्योरी इन्वॉल्व नहीं है। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी? पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, इसका मतलब क्या है आपको पता है? चैप्टर का नाम का मतलब समझ आना चाहिए ना। व्हाट इज पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज? चैप्टर का नाम का मतलब है कि द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, द केमिकल physical properties of elements repeat after a certain period। हर पीरियड के बाद वो प्रॉपर्टी रिपीट होती है। अगर आप यहां पे देखोगे, यहां पे किसी पीरियड की कोई बात नहीं की गई है। ऐसा नहीं बोला गया कि इसके बाद फिर से ये प्रॉपर्टी पैदा होगी, दोबारा से जन्म होगा उस चीज का, वो मरेगा फिर दोबारा से जन्म होगा उस चीज का। वही पुण्य जन्म वाली फीलिंग आ रही है। ठीक है, तो अगर कोई एलिमेंट है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी दोबारा रिपीट हो रही, मतलब वो एक गैप डिफाइन नहीं किया गया यहां पे, है ना, एक पीरियड डिफाइन नहीं किया गया। इट इज नॉट बेस्ड ऑन पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ये जो मॉडल आपके सामने दिख रहा है सुंदर सा, दैट इज डॉब्रिने ट्राइड्स, इट इज नॉट बेस्ड ऑन पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ये इसमें पीरियोडिसिटी की बात ही नहीं की गई। आपको खुद समझ आ जाएगा पीरियोडिसिटी की बात कहां की जाती है, अगले मॉडल में की जाएगी। अभी अगले मॉडल की तरफ चलते हैं, जहां पे थोड़ा सा पीरियोडिसिटी को टच किया गया है। अगला मॉडल आपके सामने है, इट इज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, है ना। नई जमीन मिली है कहीं पे, बस उसी का लॉ पढ़ना है ना। नाम बड़े फनी होते हैं, जो मर्जी कह लो, है ना, नेम्स आर वेरी फनी। चलिए न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पढ़ेंगे। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या कहता है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, पहले तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं। एवरी एट्थ एलिमेंट हैज identical properties as compared to the first element। ये क्या बोल दिया, आइए इसे समझते हैं। ठीक है, ये क्या बोल दिया इसने, ऐसा क्या बोल दिया। ठीक है, सबसे पहले तो एक चीज़ समझ आनी चाहिए। जो न्यूलैंड आदमी था, नाम है किसी आदमी का, ठीक है, इसने जितने भी आपके पास एलिमेंट्स थे इनको इकट्ठा किया। ठीक है, कितने एलिमेंट्स थे उस टाइम तक? 56 एलिमेंट्स थे। हाउ मेनी एलिमेंट्स वर देयर टिल दैट टाइम? 56। ठीक है, इट स्टार्टेड with hydrogen, which is the first element, and ended at thorium, which is
what? At that time it was 56th एलिमेंट। उस टाइम इतने ही एलिमेंट डिस्कवर हुए थे और कोई एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ था। आज 118 है हमारी फिगर, उस टाइम थोड़ी थी, आज से 100-150 साल पहले थोड़ी थी। तो बेसिकली आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं कि हिस्ट्री कैसे चल रही थी उस टाइम पे। जब न्यूलैंड ने अपना लॉ निकाला था तो 56 एलिमेंट्स वर देयर, ओके। अरेंज्ड एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया, ठीक है। नोटिस्ड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज टू फर्स्ट एलिमेंट। समझ आ रहा होगा? उसने सबसे पहले ना एक ऐसे समझ लो पूरे एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के ऑर्डर में अरेंज कर दिया। फिर सोचा यार उसने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, ऐसे ही जस्ट उस टाइम पहला एटम हीलियम था, फिर लीथियम था, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन, बात समझ आ रही है? फिर फ्लोरीन, फिर उसके बाद सोडियम, जो नोबल गैस है उस टाइम थी नहीं, डिस्कवर्ड ही नहीं थी, तो फिर सोडियम का नंबर आ गया, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस। तो उसने ये देखा फर्स्ट और 8th की प्रॉपर्टीज सिमिलर है, बात समझ आ रही है? ब्लैक सर्कल समझ आ रहा होगा। फर्स्ट और 8th की प्रॉपर्टी सिमिलर है, सेकेंड और 9th की प्रॉपर्टी सिमिलर है, ओके। नेक्स्ट, थर्ड और 10th की प्रॉपर्टी सिमिलर है। तो अगर आप देखोगे हर 8 के बाद सेम प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है, हर 8 के बाद सेम प्रॉपर्टी एलिमेंट की रिपीट हो रही है। इसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। एक पीरियड के बाद फिर से वो चीज दोबारा अपीयर हो रही है, और यहां पे पीरियड डिफाइंड है, द पीरियड इज ऑफ 8 एलिमेंट्स। हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के साथ रिजेंबल करती है। इट इज बेस्ड ऑन द एनालिसिस द अबव लॉ इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड है? पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ये हमारे चैप्टर को सूट कर रहा है, मतलब ये वाली फीलिंग हमारे चैप्टर के साथ मैच कर रही है। हमारा चैप्टर भी इसी की बात करता है। चैप्टर का जो हेडिंग है, इट इज पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, कि जो प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की वो एक पीरियड के बाद दोबारा प्रकट हो जाती हैं। और यहां पे पीरियड कितना डिफाइंड है? 8 एलिमेंट्स का। हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से मैच करती है। और इस चीज को एक्सटेंड कर सकते हो, बोरॉन की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मैच करती है, कार्बन की प्रॉपर्टी फिर उससे अगले सिलिकॉन से मैच करती है, नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी फास्फोरस से मैच करती है। तो काफी इंटरेस्टिंग चीज इसने बताई है। इट इज कॉल्ड एज पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब चलो, बहुत अच्छी बात, तालियां तालियां, बहुत बढ़िया चल रहा है, लाइफ बढ़िया चल रही है ना। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इस मॉडल के, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो यहां पे लिख लीजिए, न्यूलैंड, नई जमीन के कौन से डिसएडवांटेज हैं, ठीक है। सबसे पहले तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। अरे जब न्यूलैंड ने ये देखा ना कि 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट के साथ मैच करती है, तो वो म्यूजिक का बहुत बड़ा फैन था, तो उसने ये भी सोचा सारे गामा पाधा नी सा, फिर से सा आता है, हर 8वां सुर फिर से रिपीट होता है। ऊपर देखो ना, टेबल में भी लिखा है सारे गामा पाधा नी, और फिर से क्या आता है? सा। तो वही उसकी फीलिंग सी।
फीलिंग थी कि यार म्यूज़िक में भी ऐसी 8 सुर होते हैं, तो 8 के बाद फिर से पहला सुर आता है, तो वो वाली फीलिंग थी। 7 सुर होते हैं, 7 के बाद फिर से पहला सुर आता है, ठीक है। तो आई थिंक समझ आ रहा है आपको, है ना, कैसे उसका दिमाग चल रहा था। वही जुगाड़बाजी यही होता है, ठीक है, आधे टाइम यही चल रहा होता है। तो इसका जो ये जुगाड़ मॉडल था, ये कहाँ तक एप्लीकेबल था, ये कैल्शियम तक एप्लीकेबल था। कैल्शियम के बाद एप्लीकेबल हो नहीं पाया, बिकॉज उसके बाद फिर 8 के गैप में नहीं, ज़्यादा के गैप में सेम प्रॉपर्टीज़ मिल रही थी, ठीक है। तो वो गैप डिफाइन ही नहीं कर पा रहा, कभी 8 का गैप चल रहा है, कभी 18 का गैप चल रहा है, कभी 8 के गैप के बाद सेम प्रॉपर्टीज़, कभी 18 के गैप के बाद सेम प्रॉपर्टीज़। तो मतलब सेटिस्फाइड वाली फीलिंग है ही नहीं बंदे के अंदर, जुगाड़बाजी चल रही है। एनीवेज, और उसने अज्यूम किया था, assumed no more elements will be discovered. Hence his table has no accommodation for अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। उसको लगता था यार यही है, इतना ही है, इससे आगे नहीं है, इससे पीछे नहीं है। अब तक 56 मिल गए, बहुत हैं, ठीक है। तो 56 पे उसको लगा यही कहानी ख़त्म हो जाती है, इसके ना आगे मुझे कोई एलिमेंट्स मिलने वाले हैं। तो उसने अपने टेबल को भी ऐसे ही बनाया कि जगह ही नहीं छोड़ी, ठीक है, अकोमोडेट ही नहीं कर सकता। तो ऑब्वियसली इसका टेबल फेल होना था, दूरदर्शी नहीं था इंसान ये। उसको लगता था यही है जो सामने, इतना ही है और कुछ नहीं हो सकता। इनफैक्ट जुगाड़बाजी इंसान ने इतनी की थी, ही इवन ट्राइड टू फिट 2 एलिमेंट्स एट वन प्लेस, एट वन स्लॉट, कोबाल्ट और निकल। इन 2 एलिमेंट्स को उसने एक ही स्लॉट में रख दिया था। अब भैया जुगाड़ तो लगाना ही है ना, अब क्या कर सकते हैं। तो बहुत जुगाड़बाजी थी, दूरदर्शिता कम थी, तो ऑब्वियसली मॉडल को फेल होना ही था। तो आपके लिए भी ये चीज़ सेम एप्लीकेबल है। अपनी पढ़ाई में जुगाड़बाजी को छोड़ दो और थोड़ा दूरदर्शिता रखो, थोड़ा आगे के बारे में सोचो कि आज से 1 साल 2 साल बाद मेरे साथ क्या होने वाला है, उसके बारे में सोचो और जुगाड़बाजी को 0 कर दो। जैसे ये फेल हुआ है, आप भी फेल हो जाओगे, ठीक है। तो बस इसी नोट से मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। ये देखिए एक ही स्लॉट में 2 एलिमेंट्स रखे हुए हैं, कोबाल्ट और निकल, है ना, सीरियम एंड लैंथनम, ये भी एक साथ रखे हुए हैं। तो जी बहुत जुगाड़ है जी, क्या करें, ठीक है। तो मॉडल रिजेक्ट होगा, बिल्कुल हुआ, मॉडल रिजेक्ट हुआ। और फिर अगला नंबर किसका आया, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, आपका मॉडल रिजेक्ट हो गया। नाउ द नेक्स्ट मॉडल इज बेसिकली मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव की बातें करनी अब हमें। मेंडलीव जी एक रशिया का साइंटिस्ट था, रशियन आए अब, ठीक है, पहले जर्मन थे, अब ये रशियन आए हैं। न्यूलैंड हमारे इंग्लिश थे, ठीक है, ये रशियन है। दिस वाज अ रशियन केमिस्ट, रशियन केमिस्ट। इनकी कंट्रीब्यूशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाती है पीरियोडिक टेबल को आकार देने के लिए। मतलब जो पीरियोडिक टेबल आपको दिखता है, जो आपके स्टडी टेबल पे चिपका हुआ है, उसको बनाने के पीछे इनका बहुत बहुत बड़ा रोल है। बहुत अमेजिंग बंदा था ये, इसने बहुत ऐसी ऐसी बातें की थी, मतलब आंखें खुल जाएंगी आपकी, यार ऐसा कैसे कोई कर सकता है। बताऊंगा आपको इनकी कुछ स्टोरीज। तो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर। इसकी कंट्रीब्यूशन की सीमा ही नहीं है, सबसे ज़्यादा इजी की कंट्रीब्यूशन आप समझ लो। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको पीरियोडिक लॉ बता देता हूँ, इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है। व्हाट वाज हिज प्रिंसिपल, इसने क्या सोचा, किसके बेसिस पे इसने अपना पूरा अरेंजमेंट किया, पहले तो वही लिख देते हैं। इसने क्या सोचा, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, द फिजिकल एंड
chemical properties of elements are periodic function of their atomic weights, atomic masses. उसने एटॉमिक मास को फंडामेंटल यूनिट माना। ये न्यूलैंड से ही इंस्पायर हो गया, आप ऐसे समझ लो। न्यूलैंड ने भी क्या किया था, जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था ना, एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज किया था। सबसे छोटे एटॉमिक वेट से सबसे हाईएस्ट एटॉमिक वेट तक अरेंज किया था और बोला था हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट से मैच होती है। ये न्यूलैंड भाई साहब की बातें थी। मेंडलीव ने भी ऑलमोस्ट वैसी कुछ बातें की हैं, बट बहुत ज़्यादा डिटेल में की हैं, इसीलिए इनका बहुत ज़्यादा नाम है। ओके, जुगाड़बाजी कम है थोड़ी, आपको समझ आ जाएगा। उसके टाइम पे, मेंडलीव के टाइम पे, इट वाज जस्ट आफ्टर न्यूलैंड। तो न्यूलैंड के टाइम पे 56 एलिमेंट्स थे, 56। मेंडलीव के टाइम में 63 एलिमेंट्स थे। तो धीरे धीरे बात करते हैं मेंडलीव की, धीरे धीरे आपको फंडे समझाता हूँ। तो सबसे पहले लिखिए, एट हिज टाइम हाउ मेनी एलिमेंट्स वर नोन? एट हिज टाइम 63 एलिमेंट्स वर नोन। तो टास्क था इन 63 एलिमेंट्स को कैटेगराइज करने का, क्लासिफाई करने का, उनकी प्रॉपर्टीज को समझने का। ये टास्क था मेंडलीव के पास। अभी 118 हैं, उस टाइम 63 थे। ठीक है, उसने क्या किया बच्चों? ही एग्जामिन्ड द रिलेशनशिप between atomic mass of elements and their physical chemical properties। दोबारा से सुन लो, उसने क्या एनालाइज किया? उसने ये एनालाइज किया यार कि ये जो एलिमेंट्स हैं, मेरे सामने 63 एलिमेंट्स हैं, ये 63 एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये एटॉमिक वेट के साथ कैसे चेंज होती हैं। मैं आपको बताता हूँ रियलिटी में उसने कैसे किया था। उसने ही मेड कार्ड्स, उसने ना हर एलिमेंट के लिए कार्ड बनाए थे। ही मेड कार्ड्स, फ्लैश कार्ड की तरह हर एलिमेंट के लिए कार्ड बनाए थे। ठीक है, उन एलिमेंट, हर कार्ड में क्या लिख दिया था? wrote properties on each card। ठीक है, उसने 63 कार्ड्स लिए थे। ही मेड कार्ड्स, 63 कार्ड्स। उस टाइम 63 एलिमेंट्स थे, तो उसने एक्चुअली में 63 कार्ड्स लिए। उस पे हर कार्ड पे उसने उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज लिख दी। हर कार्ड पे उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी लिखी हुई है। जैसे बचपन में हम लोग, मतलब मेरे टाइम की बात कर रहा हूँ, ट्रम्प गेम खेलते होते थे। अभी भी आपके यहाँ खेली जाती है तो बहुत अच्छी बात है। ट्रम्प गेम समझते, जैसे रेसलिंग वगैरह, उन सब की ट्रम्प गेम खेलते थे। ऊपर रेसलर का नाम होता था, नीचे कितनी फाइट्स खेली हैं उसने, कितनी फाइट्स जीता है वो, है ना, कितने मुक्के खाए हैं, क्या उसका बाइसेप्स का साइज़ है, इस तरीके से। ऐसे क्रिकेट की भी ट्रम्प गेम आती थी कि ये रहा क्रिटिकल, ये रहा आपका क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, इसने कितने मैच खेले हैं, है ना, कितने रन बनाए हैं, कितने बार नॉट आउट रहा है। ये इस तरीके की एक गेम होती थी, ट्रम्प गेम कहते हैं उसे। तो ऐसे ही समझ लीजिए, उसने ना ट्रम्प गेम बनाई, ठीक है, अपने लिए 63 कार्ड्स की। ठीक है, और हर कार्ड पे ऐसे नीचे प्रॉपर्टीज लिख दी। फिर उसके बाद ही क्लासिफाइड, ही कैटेगराइज्ड कार्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। उसने ना एक जैसी प्रॉपर्टीज के कार्ड इकट्ठे करने शुरू कर दिए कि ये 10 कार्ड्स की प्रॉपर्टी एक जैसी है, ये 5 कार्ड्स की प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। ठीक है, उसने क्लासिफाई करना शुरू कर दिया। ठीक है, देन ही पिन्ड दोज कार्ड्स ऑन द वॉल, पिन्ड दोज कार्ड्स ऑन द वॉल। अपने रूम की वॉल में उसने फिर वो कार्ड्स को पिन अप कर दिया।
तो उसको 63 कार्ड्स अपने सामने लटके हुए दिख रहे थे, ठीक है। और उसने देखा इन सब की प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, इन सब की प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, इन सब मतलब ऐसे सिमिलर प्रॉपर्टीज के उसने ग्रुप्स बना लिए थे। आई होप चीजें समझ आ रही हैं, ठीक है। तो गाइस काफी मेहनत वाला काम था, उसने काफी मेहनत की और काफी सक्सेसफुली इस प्रोसेस को अकम्प्लिश किया। उसकी अचीवमेंट्स क्या थी बाय द एंड ऑफ दिस प्रोसेस, व्हाट वर हिज अचीवमेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं। लोगों की अचीवमेंट्स डिस्कस की जाती हैं, ठीक है, तो आप अपनी भी बनाने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। सबसे पहली अचीवमेंट, ही लेफ्ट सम गैप्स, उसने जी गैप्स छोड़ दिए थे अपने पीरियोडिक टेबल में, गैप्स छोड़ दिए थे कि ये जगह खाली है जी, लेफ्ट सम गैप्स। और उसने ना, लोगों ने कहा अच्छा गैप छोड़े हैं ना, तेरे ना पीरियोडिक टेबल में एरर है इसीलिए तूने गैप छोड़े हैं, है ना। तो उसने बोला दिस इज नॉट द एरर, ही रिप्लाइड, मतलब ही सेड दीज वर नॉट डिफेक्ट्स, ये डिफेक्ट्स नहीं है, तुम गलत बोल रहे हो, उसने बोला। लोगों ने बोला यार एक गैप क्यों है तेरे पीरियोडिक टेबल में, तेरे पीरियोडिक टेबल में पक्के से डिफेक्ट है इसीलिए गैप्स आ रहे। कहते ये डिफेक्ट नहीं है, ये जगह मैंने जानबूझ के छोड़ रखी है क्योंकि एक एलिमेंट्स फ्यूचर में डिस्कवर होगा, उसको यहां पे प्लेस किया जाएगा। दिस इज द प्लेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। उसने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए प्लेसेस छोड़ी थी। सोचो कितना महान आदमी था वो, तो कितनी नॉलेज होगी उस बंदे को कि उसने ये सोचा था कि इस पोजीशन पे कोई एलिमेंट जरूर आएगा। अभी तक हमने खोजा नहीं है बट कुछ आने वाले साल में साइंस डेवलप होगी, हम उस एलिमेंट को खोजेंगे और उसको यहां पे प्लेस करेंगे। और ऐसा नहीं उसने सिर्फ ये बोला कि यहां पे कोई आएगा, उसने जो आने वाला है ना, जो आया नहीं है अभी तक, जो फ्यूचर में खोजा जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज भी बताई कि यार ये ऐसा होगा, इसका वेट इतना होगा, ये ऐसी ऑक्साइड बनाएगा, ये ऐसी क्लोराइड बनाएगा। तो उसने काफी कुछ प्रिडिक्ट भी किया था, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ही सेड दीज वर नॉट डिफेक्ट्स, ये डिफेक्ट्स नहीं है भाई साहब, बट प्लेसेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। तो जी लोग बहुत इंप्रेस हो गए, कहते हैं न्यूटन ने तो ऊपर से एप्पल गिरता हुआ देखा, ऐसी स्टोरी सुनाई जाती है कि न्यूटन ने ऊपर से एप्पल गिरता हुआ देखा और ग्रेविटी की खोज की, राइट। ऐसे ही बोलते हैं कि एप्पल ऊपर से गिरा फिर ग्रेविटी की खोज की। ऐसा तो नहीं बोलते कि यार पहले ग्रेविटी की खोज हो गई थी फिर न्यूटन ऊपर देख रहा था भाई एप्पल गिरते हैं या नहीं गिरते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो पहले पता चलता है, पहले मतलब आपको कोई चीज फैक्ट की तरह दिखती है और आप उसको एक्सप्लेन करने के लिए साइंस का यूज करते हो। साइंस का यूज ऐसे ही होता है कि पहले कोई फिनोमिना दिखता है और फिर उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन करते हो, ओके। बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जो इसका उल्टा करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन भी उनमें से एक था जिन्होंने इसका उल्टा किया था, ठीक है। ब्लैक होल्स की बेसिक डिस्कवरी एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी से हो जाती है, लेकिन उस टाइम तक ब्लैक होल्स नहीं थे, ठीक है। तो जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत महान आदमी माने जाते हैं फिजिक्स में, ऐसे ही मेंडली बहुत महान आदमी माने जाते हैं केमिस्ट्री में, स्पेसिफिकली इन पीरियोडिक, ये जो हम पीरियोडिक टेबल की बातें कर रहे हैं इसके अंदर, इसको बनाने के पीछे। तो इन्होंने ये भी बताया कि यार ये जो एलिमेंट है ये अनडिस्कवर्ड है और इसकी ये प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो जब वो एलिमेंट खोजा गया तो वाकई में उसकी वो प्रॉपर्टीज पाई गई। तो दैट्स वाई ही वॉज जस्ट अमेजिंग, ठीक है। तो पहले तो ये चीज आ गई। दूसरी चीज मैं क्या बोल रहा हूं, प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टीज of undiscovered elements, predicted properties of undiscovered elements, ठीक है। उसने एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। उसने जैसे एक एका एल्यूमिनियम की बात की थी विच वॉज लेटर नोन एज, लेटर उसका नाम क्या है, गैलियम। उस टाइम गैलियम पिक्चर में था नहीं,
उसने गैलियम को क्या नाम दिया भाई ने? एक्का एल्यूमिनियम, एक्का एल्यूमिनियम, ठीक है। उसने बोला जी एटॉमिक वेट एक्का एल्यूमिनियम का 68 के अराउंड होगा। जो एक्का एल्यूमिनियम होगा वो जो ऑक्साइड बनाएगा E2O3 बनाएगा, और क्लोराइड क्या बनाएगा? ECl3 बनाएगा। उसने ये सब चीज़ें प्रेडिक्ट कर दी थी। एंड लेट मी शो यू द रियलिटी। गैलियम जो बाद में खोजा गया उसका वेट 69.7 था, ऑक्साइड वॉज Ga2O3, क्लोराइड वॉज GaCl3। बात समझ आ रही है? तो जी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के बारे में कमेंट्स दिए थे उसने, विच वॉज वेरी 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 अमेजिंग थिंग टू डू, ठीक है। लेटर ऑन एक और अचीवमेंट, एडवांटेज समझ लो, अचीवमेंट समझ लो, ये थी कि नोबल गैसेस जो बाद में डिस्कवर की गई, नोबल गैसेस वर डिस्कवर्ड लेटर ऑन, नोबल गैसेस विच वर डिस्कवर्ड later can be easily fit, can be easily placed in Mendeleev periodic table। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में नोबल गैस के लिए भी जगह थी। नोबल गैस बाद में क्यों डिस्कवर हुई? व्हाट वाज द रीजन? बिकॉज इट इज नोबल, इट इज केमिकली इनर्ट। ये सवाल आ जाता है बहुत सीधा सीधा, सीधा सीधा क्या सवाल आ जाता है? वाई नोबल गैसेस वर डिस्कवर्ड लेट, वाई नोबल गैसेस वर डिस्कवर्ड लेट। भाई लेट क्यों मिली, पहले क्यों नहीं पाई गई? एज noble gases like helium, neon, argon are chemically inert। मतलब जो नोबल गैसेस होती हैं जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब केमिकली इनर्ट हैं, रिएक्टिव नहीं है, दे आर केमिकली इनर्ट। दैट्स वाई कोई एक्टिविटी शो ही नहीं करती। अगर नोबल गैस मेरे आसपास है, कोई कंपाउंड ही नहीं बनाती, मुझे पता ही नहीं चलता वो है भी या नहीं भी। और जनरली बहुत कम अमाउंट में होती है नोबल गैस, एटमॉस्फेयर के अंदर भी मतलब बहुत ही कम अमाउंट में होती है। आपको पता होगा जो हमारी नाइट्रोजन होती है 78% के अराउंड होती है, 20-21% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, 1% जो होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, नोबल गैसेस भी होती है, सब होता है। तो बस मेरे कहने का मतलब ये था कि नोबल गैसेस केमिकली इनर्ट होती हैं और बहुत कम क्वांटिटी में होती हैं एटमॉस्फेयर में, इसलिए नोटिस ही नहीं की गई, ठीक है। तो ये काफ़ी पॉपुलर सा सवाल है। अच्छा, अगर इतना ही बढ़िया मॉडल था, मेंडलीव का इतना ही बढ़िया मॉडल था, इतनी तारीफें कर दी आपने, तो क्या आप कोई डिसएडवांटेज भी बता सकते हो इस मॉडल के? क्योंकि हमें एक चीज़ पता है कि राइट नाउ मेंडलीव का मॉडल हम यूज़ नहीं करते। हम कौन सा मॉडल यूज़ करते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यूज़ करते हैं। हम मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल यूज़ नहीं करते। तो कुछ डिसएडवांटेज होंगे ना, कोई ऐसा रीज़न होगा जिसके बेसिस पे बोल दिया होगा कि यार इसमें रिवीजन चाहिए, इस मॉडल को चेंज करना पड़ेगा, ऐसा कुछ होगा? बिल्कुल है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। सबसे पहली चीज़ ये है, लिमिटेशंस की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन, कैनॉट एक्सप्लेन आइसोटोप्स। जब मेंडलीव था उस टाइम तो आइसोटोप्स खोजे नहीं गए थे। जब मेंडलीव का टेबल आ चुका था मार्केट के अंदर, उसके बाद आइसोटोप्स मिले। व्हाट आर आइसोटोप्स बाय द वे? होते क्या है आइसोटोप्स? व्हाट आर आइसोटोप्स? These are elements having same atomic number but different mass।
जिनके मास डिफरेंट होते हैं बट एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। जैसे क्लोरीन 35 है, क्लोरीन 37 है। बात समझ आ रही है? मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं। जो मास होता है ऊपर लिखते हैं ना, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। जैसे हाइड्रोजन का होता है, हाइड्रोजन के कौन कौन से आइसोटोप्स हैं? हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। एक का मास 1 है, एक का मास 2 है, एक का मास 3 है। पहले वाले को बोलते हैं प्रोटियम, दूसरे वाले को बोलते हैं ड्यूटीरियम, तीसरे वाले को बोलते हैं ट्रिटियम। एंड आउट ऑफ दीज 3 ट्रिटियम इज रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव का मतलब है बच्चों अनस्टेबल, अनस्टेबल न्यूक्लियस। ऐसे ही थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं। मेंडलीव भाई साहब एक चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जिनके कारण इनके मॉडल को थोड़ी रिवीजन चाहिए थी, और वो कौन सी चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए, दैट इज आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि इनके जो आइसोटोप्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जनरली सेम रहती हैं, है ना, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे देता हूं। जैसे हाइड्रोजन के दो आइसोटोप्स है ना, हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 2। हाइड्रोजन 1 वाले को तो सिंबल H से रिप्रेजेंट किया जाता है, हाइड्रोजन 2 वाले को सिंबल D से रिप्रेजेंट किया जाता है। D का मतलब ड्यूटीरियम। तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज वाटर? वाटर इज H2O। सब एग्री करेंगे, वाटर इज H2O। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हैवी वाटर। हैवी वाटर क्या होता है बच्चों? भारी पानी, पानी भारी हो गया, दैट मीन्स इट इज D2O। फॉर्मूला दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, H2O और D2O, मतलब दो एटम्स हाइड्रोजन के, एक एटम ऑक्सीजन का। तो केमिकली जो नेचर है हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम की वो एक जैसी है। और हमारे मेंडलीव भाई साहब ने ये बोला था कि जो एटॉमिक वेट होता है वो फंडामेंटल होता है। अगर आप एटॉमिक वेट चेंज कर दोगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। ये कहां लिखा है हमने, मैं आपको दिखाता हूं, यहां पढ़िए। पहला प्रिंसिपल, द फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। दैट मीन्स अगर आप मास चेंज करोगे तो उनकी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, और फिर बाद में मास बढ़ता जाएगा तो वो प्रॉपर्टी फिर से वापस अपीयर हो जाएगी। उसने ये बोला है कि मास इज द फंडामेंटल यूनिट, इज द मोस्ट फंडामेंटल यूनिट। अगर आप मास चेंज कर दोगे तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो यहां पे अगर आप देखेंगे आइसोटोप्स का मास डिफरेंट होता है लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। सेम प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट मास। दैट मीन्स देयर इज अ होल इन मेंडलीव थ्योरी। आपके यहां पे मैंने मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल भी लिखा हुआ है। इंटरेस्टिंग चीज ये है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी ग्रुप्स और पीरियड्स हैं, मेंडलीव में भी हैं। ध्यान से देखिए, ये ग्रुप्स दिख रहे हैं। इस पे सवाल आ जाता है, हाउ मेनी ग्रुप्स वर देयर इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल? द आंसर इज 8 ग्रुप्स वर देयर। A total of 8 groups were there in Mendeleev's periodic table. And how many periods were there? There are total of 6 periods. 6 periods थे और 8 ग्रुप थे। बात समझ आ रही है? ओके, चलिए, आई गेस चीजें समझ आ रही हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। मेंडलीव भाई साहब की तो बात हो गई। अब हम अपनी प्रेजेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की थ्योरी में आ जाते हैं कि व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्या लॉ है इसके पीछे। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए इस चीज को पढ़ने के लिए। तो बच्चों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखता कैसे है?
सुंदर सुंदर सी एक फोटो दिखाते हैं आपको, ऐसा दिखता है। दिस इज व्हाट अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लुक्स लाइक। ठीक है, लोग इसकी कॉपी अपने डेस्क के सामने चिपकाते हैं क्योंकि काफ़ी चीज़ें इनकी हमें याद करनी पड़ती हैं, है ना। आपको यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स दिख रहे होंगे। ये जो सिंबल होता है ना, जैसे अब एच है, एच का मतलब हाइड्रोजन होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन के बाद फिर हीलियम होता है, फिर लीथियम होता है, लीथियम Li है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लीथियम, मैं यहाँ पे मार्क भी करता रहता हूँ, ये लीथियम है, आपका दिख रहा है लीथियम। फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये सब सिंबल्स हैं, ये अलग अलग एलिमेंट्स के सिंबल्स हैं। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने के पीछे कौन सा प्रिंसिपल है, सबसे पहले तो वो लिख लेते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पीछे कौन सा प्रिंसिपल है, या फिर इसको ये भी बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। व्हाट इज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? कौन से लॉ के बेसिस पे ये टेबल बना गया है? तो आइए मिलके लिखते हैं। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर periodic function of their atomic, यहाँ तक डेफिनेशन बिल्कुल सेम मेंडलीव वाली, बस एंड में नंबर, एटॉमिक नंबर। जिनको नहीं पता एटॉमिक नंबर उनको बता देते हैं। व्हाट इज एटॉमिक नंबर बच्चों? एटॉमिक नंबर इज बेसिकली इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। व्हाट इज एटॉमिक मास बच्चों? एटॉमिक मास क्या होता है? इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसी तरीके से सोचेंगे कुछ टाइम के लिए। ऊपर वाला एटॉमिक मास है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सम को एटॉमिक मास बोलते हैं, और अकेले प्रोटॉन्स को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये कहां से सीखने को मिलेगा? ये एक चैप्टर होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो प्लीज रेफर एटॉमिक स्ट्रक्चर, प्लीज रेफर एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ओके, चलिए, तो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये बोलता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की रिपीट होंगी। करण अर्जुन फिर से आएंगे, लेकिन कब आएंगे? एक सर्टेन पीरियड बाद आएंगे। प्रॉपर्टीज फिर से पैदा होंगी, फिर से आएंगी, फिर से रिपीट होंगी, लेकिन आफ्टर सर्टेन एटॉमिक नंबर्स। कुछ एलिमेंट्स के बाद फिर से रिपीट होंगी, लेकिन वो एलिमेंट्स को आपको किस ऑर्डर में अरेंज करना है दोस्तों? आपको एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में अरेंज करना है, ना कि एटॉमिक मास में। फंडामेंटल यूनिट में ही चेंज हो गया है। मेंडलीव फंडामेंटली किसको समझता था? मेंडलीव समझता था कि फंडामेंटल यूनिट इज एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, विच इज बेसिकली बाय हेनरी मोजली, एक्सपेरिमेंट, मतलब बता देते हैं किसने खोजा है, ये अभी तक डेवलप हो रहा है। वैसे मोजली का है ये, इट इज बाय हेनरी मोजली। ठीक है, हेनरी मोजली भाई साहब ने ये बोला है कि आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिपीट हो रही हैं, पीरियोडिसिटी है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो पीरियोडिसिटी किसके फंक्शन से आ रही है? एटॉमिक नंबर के फंक्शन से आ रही है, ना कि एटॉमिक मास। उसने बोला फंडामेंटल यूनिट ही चेंज कर दो। ठीक है, तो एक इंटरेस्टिंग चीज थी, बाकी सब तो चीजें एक्सप्लेन हो ही रही थी। नाउ दिस एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स एक ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनके सेम एटॉमिक नंबर होते हैं, डिफरेंट एटॉमिक मास होते हैं, एटॉमिक वेट बोल दो। ठीक है,
बट इनकी सेम प्रॉपर्टीज होती हैं। ये चीज समझ आ रही है? आइसोटोप्स को तो एक्सप्लेन कर दिया ना इसने बोला कि अगर दो चीजों के एटॉमिक नंबर सेम है तो उनकी सारी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, बिकॉज प्रॉपर्टीज किसके फंक्शन से चेंज हो रही है। फंक्शन मतलब इसको चेंज करोगे तो प्रॉपर्टी चेंज होगी। तो किसके कारण प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है? एटॉमिक नंबर के कारण प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, एटॉमिक मास के कारण नहीं, एटॉमिक वेट के कारण नहीं। तो अगर किसी का एटॉमिक नंबर सेम है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। उसने बोला देयर इज अ रिलेशन बिटवीन प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक नंबर, इनके बीच में रिलेशनशिप है। ये चीज सबको समझ आ रही है? ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो कुछ सेलिएंट फीचर्स आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं। सेलिएंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, उसके कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं जी। गाड़ी खरीदते हैं फीचर होते हैं, फ़ोन होता है फीचर होते हैं, हर चीज़ के फीचर होते हैं, इसके भी फीचर है, सबके फीचर होते हैं। तो जी पहला फीचर क्या है? द फर्स्ट फीचर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज ग्रुप्स। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप्स कौन से होते हैं? जो वर्टिकली अलाइंड होते हैं उनको ग्रुप्स बोलते हैं। मतलब ये जो वर्टिकल है ना, ये ग्रीन कलर की पूरी ग्रुप दिख रहा है, ये जो ग्रुप 1 है, ये देखो ये ग्रुप रेड से कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये ग्रुप की बात हो रही है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप है, ये ग्रुप्स लिखे हुए हैं, फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, ऐसे करते करते हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर? टोटल 18 ग्रुप्स आर देयर। तो वर्टिकली जो एलिमेंट्स अलाइंड होते हैं ना, उनको ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो दीज आर द वर्टिकल इन नेचर, वर्टिकल अलाइंड। ठीक है, ये वर्टिकली अलाइन होते हैं, पहली चीज तो ये अच्छी बात है। अच्छा, फायदा क्या है? एक ग्रुप के अंदर क्या चीजें सेम होती हैं? आपको अपना वो एग्जाम्पल याद आ रहा होगा, वो अलग अलग इंडियन हिस्ट्री, अमेरिकन हिस्ट्री, रशियन हिस्ट्री, चाइनीज हिस्ट्री, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, याद है? एक ग्रुप के अंदर इंडियन सेम था, ऐसे ही इसमें एक ग्रुप के अंदर क्या चीज सेम है बच्चों? वर्टिकल ग्रुप्स में क्या चीज सिमिलर होती है? द आंसर इज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पे लिखेंगे द वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन in a group is similar। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये कि एक ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर आइडेंटिकल। ओके, जैसे आप यहां पे देख पाएंगे लिखी हुई है कई कॉन्फ़िगरेशन। लिथियम की कितनी लिखी हुई है दिख रही है? 2s1। बहुत कम दिख रहा होगा बट मैं बता देता हूं। हीलियम इज 2s1, ठीक है। सोडियम इज 3s1, 4s1, रुबीडियम 5s1, सीजियम 6s1, फ्रेंशियम 7s1। आई होप दिख रहा हो, थोड़ा बहुत तो आइडिया दिख ही रहा है। अगले दूसरे ग्रुप में चलते हैं। दिस इज योर सेकेंड ग्रुप। बेरिलियम 2s2 दिख रहा है, मैग्नीशियम 3s2, 4s2, 5s2, फिर नीचे वाला 6s2, 7s2। एक ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर सिमिलर। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? प्लीज रेफर योर एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर। फिर से तो मैं दोबारा लिख रहा हूं, ठीक है। फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये चैप्टर आप तभी अच्छे से पढ़ पाओगे अगर आपको क्वांटम नंबर्स की नॉलेज है, आपको कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए एलिमेंट्स की। अगर आप वो लिख पाओगे तो दिस इज वेरी वेरी यूजफुल, ठीक है। तो एक ग्रुप के अंदर कौन सी चीज सेम लगी आपको?
वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बाकियों की भी सिमिलर होती है, हाँ काफी हद तक। यहां पे देख लो फ्लोरीन की, देखो क्या लिखी हुई है, दिख रही है फ्लोरीन की 2s2 2p5। मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा नंबर्स नहीं दिख रहे, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। 2s2 2p5 लिखा हुआ है। क्लोरीन क्या है 3s2 3p5। शेल चेंज हो गया है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, s2p5। s2p5, ब्रोमीन इज ऑल्सो s2p5, आयोडीन इज ऑल्सो s2p5, एस्टाटीन s2p5, सबका s2p5। अच्छा और भी जगह होता है, बिल्कुल। चलो यहां ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन इज s2p4, दिख रहा होगा शायद। सल्फर इज 3s2 3p4, सिलेनियम इज 4s2 4p4, टेलोरियम इज 5s2 5p4, ये 6s2 6p4। और आपको चीजें बताता हूं, ऐसा नहीं है यही है, बहुत जगह सिमिलरिटी है, ठीक है। जैसे हीलियम तो चलो 1s2 है, उसके नीचे देखेंगे 2s2 2p6 नियॉन, आर्गन की 3s2 3p6, क्रिप्टन की 4s2 4p6, जीनॉन की 5s2 5p6। देखो कितना एडवांटेज है। देखो मुझे जीनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस लिखना है, लेकिन मुझे जीनॉन का एटॉमिक नंबर नहीं पता, मैं कैसे लिख पाऊंगा? मुझे ये पता है हीलियम के नीचे नियॉन आता है, आर्गन आता है, क्रिप्टॉन आता है, फिर जीनॉन आता है, मुझे ये पता है। तो हीलियम इज 1s2, ये होगा 2s2 2p6, ये होगा 3s2 3p6, क्रिप्टॉन होगा 4s2 4p6 एंड जीनॉन होगा 5s2 5p6। अब चेक कर सकते हो जीनॉन यही होगा, जीनॉन क्या होगा 5s2 5p6। तो आपको बिना एटॉमिक नंबर जाने आप वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन भर सकते हो। मेरे को एटॉमिक नंबर पता भी नहीं है, फिर भी मैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर सकता हूं। ये बात सबको समझ आ रही है? ठीक है, चलिए और आपको कुछ चीज बताता हूं। ग्रुप्स के कुछ सर्टेन नाम होते हैं। क्या नाम होते हैं? जैसे ग्रुप 1 को एल्कली मेटल्स बोलते हैं, मैं लिखता रहता हूं। ग्रुप 1 इनको बोलते हैं एल्कली, ग्रुप 1 आर एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स। ग्रुप 2, these are group 1, group 2 are alkaline earth metals, है ना। कईयों के नाम इंपॉर्टेंट होते हैं, सबके नहीं, है ना। ग्रुप 13 इज बोरॉन फैमिली, ग्रुप 13 आप चेक करो आपको दिख जाएगा। ग्रुप 13 का पहला एलिमेंट बोरॉन है, तो इसको बोल देते हैं बोरॉन फैमिली, पूरी की पूरी फैमिली है जी बोरॉन की। ग्रुप 14 को क्या बोलेंगे? जनरल लॉजिक कार्बन फैमिली, ठीक है। अच्छा जी, ग्रुप 15 को क्या बोलते हैं? ग्रुप 15 को निकोजेंस बोलते हैं या फिर नाइट्रोजन फैमिली भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्रुप 15 इज नाइट्रोजन फैमिली, इसको नाइट्रोजन फैमिली बोला जाता है या फिर निकोजेंस बोला जाता है, ठीक है। देन ग्रुप 16 को ऑब्वियसली आप ऑक्सीजन फैमिली भी बोल सकते हो या फिर इनको चाल्कोजेंस भी बोलते हो, चाल्कोजेंस। ग्रुप 17 को हैलोजन फैमिली बोलते हो, यही पॉपुलर नेम है इसका, हैलोजन फैमिली, ठीक है। ये ग्रुप 17 को हैलोजन फैमिली बोल दिया। ग्रुप 18 को नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस कुछ भी बोल सकते हो, नोबल गैसेस बोल दो, ठीक है। एक और स्पेशल ग्रुप है, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, एक स्पेशल मेंशन ज़रूरी है उसका, विच इज़ ग्रुप नंबर 11, ग्रुप 11। कहाँ है ग्रुप 11? ढूंढेंगे ढूंढेंगे, ये है ग्रुप 11, कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड, दिस इज ग्रुप 11। what about this group? Group 11 is also called as coinage elements,
कॉइनेज एलिमेंट्स का मतलब है कि इन एलिमेंट से जनरली कॉइन्स बनते थे, कॉपर सिल्वर गोल्ड। कॉपर सिल्वर गोल्ड से जनरली कॉइन्स बनते थे पुराने ज़माने में, इसीलिए इनको कॉइनेज एलिमेंट्स का भी नाम दिया गया है। ये बात सबको समझ आ रही है? तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन अबाउट ग्रुप। ग्रुप में कौन सी चीज़ कॉमन होती है? ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस एक जैसी होती हैं, एक ग्रुप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी, ठीक है। तो ये एक यूनिक फीचर था। दूसरा यूनिक फीचर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दूसरा फीचर की बात कर रहे हैं। दूसरा फीचर है पीरियड्स। वर्टिकली जो अलाइंड होते हैं उनको ग्रुप्स बोलते हैं। पीरियड्स आर बेसिकली हॉरिजॉन्टली अलाइंड, हॉरिजॉन्टली अलाइंड। बात समझ आ रही है? तो पीरियड्स क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दे रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ शेल्स इन एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं वो उसका पीरियड नंबर होता है। अब जैसे हाइड्रोजन के अंदर कितने शेल है? 1s1 ना, 1 ही है शेल, तो इसका पीरियड 1 है। हीलियम के अंदर भी 1s2, इसमें भी एक ही शेल है, इसका पीरियड नंबर भी 1 है। हाइड्रोजन हीलियम दोनों का पीरियड नंबर 1 है। अब फॉर एग्जांपल आप देखोगे सीजियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 6s1, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा शेल है? 6th शेल है। 6th पीरियड का कोई भी एलिमेंट उठा लो ज़रा। लैंथनम देख लो, लैंथनम की कॉन्फ़िगरेशन 5d1 6s2, तो ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा शेल प्रेजेंट है? 6th है? हाँ है। 7th है? नहीं है, 6th तक है। कोई भी ले लो इसमें, इरिडियम ले लो, ठीक है, प्लैटिनम ले लो, गोल्ड ले लो, मरकरी ले लो, 5d10 6s1 6s2, ठीक है, 5d10 6s2 दैट इज मरकरी। तो इसमें कौन सा ज़्यादा से ज़्यादा पीरियड प्रेजेंट है? शेल प्रेजेंट है, 6th शेल प्रेजेंट है, 7th शेल इसमें नहीं है। ऐसे ही अगर आप देखोगे हर एक के अंदर 6 थिंग इज कॉमन, थीम कॉमन है। और लेफ्ट से राइट जब हम जाते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन का फर्क पड़ता है बस। 6s1 और 6s2 में कितना फर्क है? एक इलेक्ट्रॉन का, सिंगल इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। ऐसे ही, ठीक है, लेड और थैलियम में कितना फर्क है? 6s2 6p1, 6s2 6p2, एक ही इलेक्ट्रॉन का फर्क है, p1 से p2 ही हुआ है। उससे और राइट में जाएंगे बिस्मथ, फिर से कितना फर्क है? एक ही इलेक्ट्रॉन का, 6s2 6p3 हो गया। तो हर कंसेक्यूटिव 2 सेल्स के अंदर एक इलेक्ट्रॉन का फर्क होता है। तो यहां पे एक ग्रुप की प्रॉपर्टी यहां पे लिख सकते हैं, सॉरी पीरियड की प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस by 1 on every consecutive step। हर स्टेप में एक एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, ठीक है। एक रहा ये एक्सेप्शन, लैंथनम एंड हॉफनियम, इसमें 57 के बाद सीधे एटॉमिक नंबर क्या है? 72। 14 का फर्क है, 14 का फर्क है। एक्टीनियम के बाद कौन है? रदरफोर्डियम, इसमें भी कितने का फर्क है? 14 का फर्क है। यहां पे लिख लो लैंथनम, और लैंथनम के नीचे एक्टीनियम था, ठीक है, और यहां पे हॉफनियम और रदरफोर्डियम था, हॉफनियम और रदरफोर्डियम था। तो यहां पे लिख दो, इन दोनों के बीच में 14 का फर्क है, इन दोनों के बीच में भी 14 का ही फर्क है। दीज आर द एक्सेप्शंस। इसमें जो 14 का फर्क है ना, इस फर्क को, ये जो बीच में जो 14 एलिमेंट गायब हैं, लैंथनम से हॉफनियम के बीच में 14 एलिमेंट्स गायब है, इनको कहां प्लेस किया गया है?
इनको लैंथेनाइड्स में प्लेस किया गया है। ये लैंथेनाइड्स अलग से बनाए गए हैं। ये वाले 14 एलिमेंट्स कहाँ पे रखे गए हैं? ये एक्टिनाइड्स हैं, ये अलग से रखे गए हैं। ज़रा वापस यहाँ पे जाएंगे, ज़रा देखेंगे ये 57 और 72 के बीच में कोई एलिमेंट्स आने चाहिए थे। कहाँ पे हैं वो एलिमेंट्स? देखो, ये देखो, ये 58 दिख रहा है, सीरियम 58, 59, और ये कहाँ तक जाना चाहिए? 71 तक जाना चाहिए। ये रहा 71। ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे बड़े हुए हैं 58 से लेके 71 तक। इनको क्या बोलते हैं? लैंथेनॉइड्स। सिमिलरली एक्टीनियम और रदरफोर्डियम में 89 और 104 में भी 14 एलिमेंट्स हैं। वो कहाँ हैं? ये देखो, ये रहे 14 एलिमेंट्स। 89 और 104 के बीच में ये 14 एलिमेंट्स हैं, 90 से लेके 103। इनको क्या बोलते हैं गाइस? इनको बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। आई होप चीजें समझ आ रही हैं। पीरियड्स के बारे में थोड़ी सी आइडिया लग रहा है। ओके, चलिए पीरियड 1 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। पीरियड 1 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। पीरियड 2 में कितने एलिमेंट्स हैं? 8 एलिमेंट्स हैं। पीरियड 3 में भी कितने एलिमेंट्स हैं? 8 एलिमेंट्स हैं। पीरियड 4 में कितने एलिमेंट्स हैं? 18 एलिमेंट्स हैं। पीरियड 5 में भी कितने एलिमेंट्स हैं? 18 एलिमेंट्स हैं। पीरियड 6 के अंदर 32 एलिमेंट्स हैं। पीरियड 7 के अंदर भी 32 एलिमेंट्स हैं। 14 एक्स्ट्रा है ना? चेक करो, इसी में चेक करो। पहले पीरियड के अंदर हाइड्रोजन हीलियम हो गए, दूसरे में 8 नजर आ रहे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, लेफ्ट टू राइट। ये दूसरे पीरियड की बात कर रहा हूँ, ये दूसरे पीरियड की बात कर रहा हूँ। ये 8 लेफ्ट टू राइट नजर आ रहे होंगे। तीसरे में भी 8 नजर आ रहे होंगे लेफ्ट टू राइट। फिर इसके अंदर ये 10 बीच के येलो वाले एक्स्ट्रा आ गए, तो 8 + 10 कितना हो गया? 18 हो गए ना। ये बीच के जो पीले वाले एलिमेंट्स एक्स्ट्रा आ गए, 10 हैं ये। फिर इसके अंदर भी 5वें पीरियड के अंदर भी ये 10 दिख रहे हैं, वही पीले वाले एक्स्ट्रा हैं। छठे के अंदर ये जो नीचे वाले एलिमेंट्स है 14, वो भी और एक्स्ट्रा हैं। तो 18 तो थे ही, 14 और, तो 18 और 14 32 हो गए। और 7वें के अंदर भी 18 तो दिख ही रहे हैं, ठीक है, और नीचे के 14 और, तो 32 हो गए। तो गाइज इसमें जो पीरियड 1, 2, 3 हैं, इनको शॉर्ट पीरियड्स बोला गया है। छोटे पीरियड्स हैं ये, कम एलिमेंट्स है ना, तो दीज आर शॉर्ट पीरियड्स एंड दीज आर कॉल्ड एज लॉन्ग पीरियड्स। लंबे पीरियड्स है जी, हमारी क्लास की तरह काफ़ी लंबी चलती है, ठीक है। तो दीज आर लॉन्ग पीरियड्स, दीज आर नॉट शॉर्ट पीरियड्स। ओके, अच्छा बच्चों, इनको जो बीच वाले हैं यहां से ऐसे समझ लो, ग्रुप 3 से ग्रुप 12, ग्रुप 3 से ग्रुप 12, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं, ग्रुप 3 से लेके, ठीक है, ग्रुप 12, इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, और जो नीचे हैं लैंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स, लैंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स, इनको क्या बोलते हैं बच्चों? इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नामकरण है और कुछ नहीं। अभी अगली कहानी ब्लॉक्स की मैं आपको बताने वाला हूं, बट आपको समझ आना चाहिए कि ये जो बीच में यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया दिखाई दे रहा है, कहाँ से कहाँ तक का, ये मैं दोबारा ब्लू कलर से, ये रेड कलर से ही मार्क कर रहा हूँ फिर से, उसी के ऊपर यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया दिखाई दे रहा है, ग्रुप 3 से 12 का जो एरिया है, जिसमें सारे येलो एलिमेंट्स हैं,
तो ये सारे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और नीचे जो लैंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के भी अंदर घुस के हैं, तो इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, यहां तक समझ आ रहा होगा? ओके गाइज, इसके बाद जो हमें नॉलेज चाहिए, तीसरी जो सेलिएंट फीचर की बात करनी है, दैट इज कॉल्ड एज ब्लॉक्स। देर आर वेरियस ब्लॉक्स। एक बोलते हैं एस ब्लॉक, फिर एस ब्लॉक के बाद है वी हैव पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक, फिर एफ ब्लॉक। ठीक है, एस पी डी एफ। एस ब्लॉक में कौन कौन से आते हैं? ग्रुप 1 एंड 2। ठीक है, ये एस ब्लॉक में आते हैं, ग्रुप 1 एंड 2, ये एस ब्लॉक में आते हैं। ओके, ये एस ब्लॉक में इसलिए आते हैं क्योंकि इनके वैलेंस शेल में एस में इलेक्ट्रॉन है। देखो 2s1 2s2, हर एक के वैलेंस शेल में एस में जा रहा है ना इलेक्ट्रॉन, तो इसको एस ब्लॉक बोलते हैं। बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, इट एंटर्स इन एस ब्लॉक। राइट वाले जितने हैं, ये जितने भी लास्ट के 6 हैं, इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी में जाता है, p1 p2 p3 p4 p5, इनको पी ब्लॉक बोलते हैं। ग्रुप कौन सा हो गया? ये 13 से स्टार्ट होके 18 तक, ग्रुप 13 to 18, इट इज कॉल्ड एज पी ब्लॉक। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। एस ब्लॉक का मतलब क्या है? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस सब शेल। एंड पी ब्लॉक का मतलब क्या है? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी सब शेल। ठीक है, डी ब्लॉक कौन से हो गए? वही ग्रुप बीच के जो हैं 3 से लेके 12 तक। देखो 3 से लेके 12 तक, ये जो रेड कलर की लाइन से भी बताए हैं, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनको डी ब्लॉक बोलते हैं। डी ब्लॉक आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। S and P block are also called as representative elements। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्यूटोरियल में और डिस्कस करूंगा इनके ऊपर सवाल। S और P ब्लॉक को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, D को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। F ब्लॉक कौन सा है? वही लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स, लैंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स। लैंथेनाइड और एक्टिनॉइड्स जो कि एकदम नीचे होते हैं ना, उनको एफ ब्लॉक बोलते हैं। और क्या नामकरण कर रखा है इनका? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, तो आई होप आपको आज का लेक्चर थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा। आज के लेक्चर में हमने कुछ हिस्टोरिकल मॉडल्स भी पढ़े हैं, और हिस्टोरिकल मॉडल्स के साथ साथ हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एक बार इंट्रोड्यूस कर दिया। हमने बता दिया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स का क्या मतलब होता है, पीरियड्स का क्या मतलब होता है, और ब्लॉक्स का क्या मतलब होता है। ग्रुप्स का क्या मतलब होता है? उस ग्रुप के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। पीरियड का क्या मतलब होता है? एक पीरियड का मतलब होता है कि उसके अंदर मैक्सिमम जो हाईएस्ट शेल नंबर है ना, दैट इज इक्वल टू पीरियड नंबर। हाईएस्ट शेल नंबर इज इक्वल टू पीरियड नंबर, वो पीरियड का मतलब होता है। अच्छा, ब्लॉक का क्या मतलब होता है? ब्लॉक का मतलब होता है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वो कौन से सब शेल में जा रहा है, वही उसका ब्लॉक डिफाइन करता है। तो तीनों चीजों का एक कुछ ना कुछ मतलब है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। लेक्चर को ध्यान से देखिए और फिर इसका अगला ट्यूटोरियल जरूर अटेंड कीजिए। बहुत मजा आने वाला है ट्यूटोरियल में, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है गाइस, टेक केयर, बाय बाय।